नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों, आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उन नंबर पर फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को मजबूत किया जा सके। इस दरमियान आप हमसे किसी भी तरह की कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो बहुत गंभीर विषय, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आमतौर पर ये चीज हम देखते हैं कि जमीन या प्रॉपर्टी की कोई खरीद फरोख्त की जाती है तो उसमें कई सारी गड़बड़ियां पाई जाती हैं। उसमें क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, कैसे आप सही कागजातों की, सही कागजों की, सही प्रॉपर्टी है कि नहीं है इसकी जांच करें और कैसे इन तमाम चीजों से आप बच सकते हैं। कानूनी सहायता के लिए नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, इस नंबर पर फोन कीजिए, हम तक जुड़िए और अपनी किसी भी तरह की कानूनी समस्या को लेकर हमसे निःशुल्क कानूनी सहायता आप ले सकते हैं। और इस वक्त योगेश स्वरूप सर हमारे साथ हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में आने के लिए। सर, आमतौर पर हम लोग जब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं या प्रॉपर्टी बेचने के लिए जाते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदते वक्त खास तौर पर क्या मोटी मोटी चीज़ें हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनका ध्यान हमें रखना होता है? देखिए अनंत जी, बड़ा अच्छा विषय है और इसमें एक सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी में कई बार प्रॉपर्टी नहीं खरीदता। जो आम आदमी है वो 2-4 बार ही प्रॉपर्टी खरीदता, तो उसे प्रॉपर्टी खरीदते टाइम, मकान खरीदते टाइम कुछ सावधानियां रखनी चाहिए जिसकी वजह से उसे आने वाले समय में परेशानी ना हो जी। एक तो भारत में देखा गया है कि बहुत कम लोग लीगल ओपिनियन लेते हैं जिस वक्त प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जबकि मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी खरीदते समय लीगल एक्सपर्ट की ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर्टी का टाइटल जो है वो सही है कि नहीं, उस पर कोई लियन, कोई भार है कि नहीं, उस दिन जो प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है उस दिन वो मालिक है और किसी तरीके की उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इसके लिए लीगल एक्सपर्ट की ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है, ये मैं सभी को सलाह देता हूँ। ठीक है सर। इस वक्त महाराष्ट्र से रामलाल हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। रामलाल जी, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? चलो हरो, मैं कुछ डॉक्यूमेंट भेजना चाहता सर जी। मैं कुछ डॉक्यूमेंट भेजना चाहता हूँ कानून के तौर पर, जो मेरे को परेशानी है वो। हाँ सर, हमारा एड्रेस लगातार फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, मैं आपको नोट करा भी देता हूँ कि A9 सेक्टर 68 नोएडा, ये हमारा एड्रेस है। इस एड्रेस पर आप अपने कागजात भेज सकते हैं और जैसे हमारे पास आपके कागजात पहुंचते हैं उसके बाद हमारी तरफ से बेहतर सहायता आपकी जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि जो आपने टाइटल की बात की, प्रॉपर्टी का टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको पहले वेरीफाई करना चाहिए। तो उसको वेरीफाई हम कैसे कराएं? क्या कानूनी रूप से क्या कहाँ वो ऑफिसेज हैं, क्या वो ऑफिसेज हैं, किसके पास हमें जाना होता है? अगर आप एक लीगल एक्सपर्ट की ओपिनियन लेते हैं तो वो उस कागज को, उसके पेपर्स को चेक करने के लिए सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो रजिस्ट्री के पेपर होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। जितने पीछे की चेन होती है, जितने उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो हुई हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस, वो सब कायदे से और लीगली सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो अगर आप लीगल ओपिनियन लेते हैं तो वो ये सब कागज चेक करके आपको और ये बता सकते हैं कि ये टाइटल डिफेक्टिव तो नहीं है, इस टाइटल में ऐसा तो नहीं प्रॉपर्टी को एक से ज्यादा बार बेच दिया गया है, या इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी धोखाधड़ी है, वो पता सामने आ जाएगी, वो पता चल जाएगा कि ये इसके सही ओनर हैं कि नहीं। ठीक है सर। कई दफ़ा हम लोग देखते हैं कि सर फेक डॉक्यूमेंट बनवा लिए जाते हैं प्रॉपर्टी के और फेक डॉक्यूमेंट के सहारे प्रॉपर्टी बेच भी दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति इस बात का शिकार बनता है, पीड़ित बनता है कि उसको फेक डॉक्यूमेंट के जरिए कोई प्रॉपर्टी उसको बेच दी गई है जबकि ओनर कोई और है, तो फिर आप अपना केस हम आगे कैसे लेके जाएंगे?
देखिए, इसमें अनंत जी दो तरीके की रेमेडी अवेलेबल हैं, एक तो सिविल में और एक क्रिमिनल। ऑब्वियसली क्रिमिनल में तो 420 आईपीसी इंडियन पैनल कोड के तहत एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है और उसे धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज होगी तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उस व्यक्ति के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है, उससे अपने पैसे वापस मांग सकता है और सारा ये जितना भी प्रोसेस है ये लीगली वो कर सकता है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि अगर प्रॉपर्टी लेने से पहले उसकी सही से जांच पड़ताल कर ली जाए तो इन बातों की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट अगर कोई होगा तो वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से कंफर्म नहीं हो पाएगा और क्लियर हो जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट कभी रजिस्टर्ड नहीं था या वो आदमी जिसने बेची है वो उसका ओनर नहीं था। ठीक है सर, इस वक्त आयन शर्मा इंदौर से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। शर्मा जी, अपनी बात आप रखिए सर। सर मेरा ये मैंने जो प्रॉपर्टी खरीदा था वो टाउनशिप में है जी। उसमें मैं जो चौहद्दी में था वो 3 तरफ गार्डन था, लेकिन अभी क्या किया है बिल्डर ने, जो गार्डन हमारा था वो गार्डन में उसने प्लॉट बनाना शुरू कर दिया, मतलब प्लॉट काट के उसको बेचना शुरू कर दिया जी। लेकिन जो मेरा रजिस्ट्री है उसमें बिल्कुल गार्डन क्लियर किया हुआ है। अब मैं जब गया पूछा तो उन्होंने बताया कि पीएनसी हमारा चेंज हो गया। ठीक है योगेश जी, क्या ये ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी बेचने के बाद अपना आप लेआउट चेंज कर लें? नहीं, लेआउट चेंज करने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन ये इनकी समस्या अभी पूरी तरह से समझ नहीं की है। समस्या ये है कि जो जिस सोसाइटी में उन्होंने घर लिया है वहां पर जो उनको पहले जो मैप दिखाया गया था, जिस मैप के अंदर एक गार्डन की जगह थी, उस गार्डन पर वही बिल्डर उस गार्डन की जगह पर अब बिल्डिंग बनाने नहीं, वो नहीं बना सकते और इसके लिए ये पुलिस कंप्लेंट करें और दावा डालें। ऐसा नहीं कर सकते, वो जो लेआउट के हिसाब से बना हुआ है उसी के तहत वो काम कर सकते हैं। लेकिन सर, बिल्डर से लड़ना एक आम आदमी के लिए बहुत फीजिबल होता नहीं, बहुत आसान होता नहीं है, तो एग्जैक्ट क्या कानूनी कदम को उठाना चाहिए? किन धाराओं में कहाँ मुकदमा दर्ज करें? आप एफआईआर दर्ज कराएं उसके खिलाफ और ये कहें कि ये जो लेआउट था, लेआउट की कॉपी उसके साथ लगाएं और ये कहें कि ये लेआउट के हिसाब से ये नहीं बना रहे हैं और ये एनक्रोचमेंट है, पब्लिक लैंड का भी एनक्रोचमेंट है, एज वेल एज जो एग्रीमेंट इनके साथ किया गया है उसके साथ भी वो पूरी तरीके से सही नहीं कर रहे हैं, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का और इसका केस दर्ज होगा। और सिविल में भी ये रिमेडी ले सकते हैं कि ये जो किए गए उस पे खरे नहीं उतर रहे हैं, ये कानूनी तौर पे सही नहीं है, जो एग्रीमेंट है उसका ये पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसके एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट एनफोर्स कराएगी कि ये उसी तरीके से जो एग्रीमेंट और लेआउट के हिसाब से ही उसको जारी रखेंगे। इनके पास प्रावधान है सर कि कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सके? ये कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट की उसमें आते हैं, इन्होंने ये कंज्यूमर हैं, उससे कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है सर, मैं उम्मीद करता हूँ शर्मा जी कि आपको बेहतर सहायता हमारी तरफ से इस बारे में मिली होगी। उसके अलावा इस केस को आप आगे लेकर जाइएगा, कोई दिक्कत आपके सामने आती है तो हम यहाँ मौजूद हैं आपके लिए, आपकी हर तरह से सहायता के लिए। सर, जो हम लोग बात कर रहे थे कि 2 रेमेडी होती हैं, तो आप कोर्ट के द्वारा जाइए या फिर आप जाकर एफआईआर दर्ज कराइए, ज़्यादा आसान एक व्यक्ति के लिए कौन सी रेमेडी रहती है? देखिए, एफआईआर दर्ज कराना तो इस बात के लिए है कि अगर किसी आदमी के साथ धोखाधड़ी हुई है, उसे उन प्रॉपर्टी के कागजात जो असली नहीं थे उनके आधार पे अगर प्रॉपर्टी बेच दी गई है या किसी और को प्रॉपर्टी पहले बेची हुई थी फिर दोबारा बेच दी है, तो ऐसी कंडीशन में उस आदमी के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने ये ऐसा किया है, अपराध किया है, तो एफआईआर दर्ज होगी और उसको सजा मिलेगी उसमें। लेकिन जहां तक अपनी प्रॉपर्टी लेने का या उसको पाने का ताल्लुक है तो उसके लिए सिविल रेमेडी अवेलेबल है, उसके लिए सिविल का दावा डाला जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी कानूनी तौर पे मैंने खरीदी थी, तब उसमें ये निर्णय होगा। हरियाणा से एसके यादव हमारे दर्शक पर जुड़ चुके हैं। एसके यादव जी, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर, एग्रीमेंट करवाया था, उसमें पेमेंट थ्रू चेक दिया था जी, और उसके बाद जब रजिस्ट्री के दिन में वो आया नहीं बेचने वाला। नहीं, आपकी बात मैं समझा नहीं सर। एग्रीमेंट करवाया था सर एक प्रॉपर्टी का, लैंड का, एग्रीकल्चर लैंड का जी, और जब जिस दिन उसका रजिस्ट्री होना था तो जो बेचने वाली पार्टी थी वो नहीं आई जी। तो एग्रीमेंट एक्चुअली मैंने उसको रजिस्टर नहीं करवाया था, तो रजिस्टर करवाने की प्रक्रिया क्या रहती है सर?
ठीक है योगेश जी, आपके पास मैं आऊंगा इस चीज के लिए। आपको एग्रीमेंट तभी रजिस्टर कराना चाहिए था जबकि आपने उस एग्रीमेंट को किया था, लेकिन चूंकि जैसा ये बता रहे हैं इन्होंने चेक से पेमेंट की है, तो ऐसे हालात में ये कोर्ट में दावा लेके जा सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कि जो एग्रीमेंट उसने किया था उस एग्रीमेंट को वो फॉलो करे और प्रॉपर्टी को बेचे इन्हें, और जो कंसिडरेशन इन्होंने देना है वो इसमें इन्हें देंगे और उन्हें बेचनी होगी। ठीक है। नहीं तो कोर्ट ये डिक्री पास कर देगी कि ये प्रॉपर्टी इन्हें बेच दी जाए। ठीक है सर, एक सवाल इनका और है कि एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? एग्रीमेंट टू सेल का रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रिक्विजिट फीस देके उसी तरीके से होता है जैसे सारे डॉक्यूमेंट रजिस्टर होते हैं। आप दोनों पार्टीज को वहां जाना होगा, डॉक्यूमेंट पे साइन करने होंगे, डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना होगा और उसके बाद वो कॉपी इनके मिल जाएगी। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ इसके यादव कि आपको अब तक बेहतर सहायता पहुंची, और अगर आपको आगे कोई दिक्कत आती है इस चीज़ को लेकर तो वापस आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। सर, अगर हम किसी की प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर लेता है, फेक डॉक्यूमेंट के जरिए कब्जा बना के कर लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में इंसान क्या कर सकता है फिर? ऐसी परिस्थितियों में उसे दोनों रेमेडी अवेलेबल हैं। जैसे ही कब्जा हो रहा है, जिस समय कब्जा हो रहा है, वो एफआईआर दर्ज करा सकता है और पुलिस को ये शो कर सकता है कि इस डॉक्यूमेंट जिस जो प्रॉपर्टी है उसके सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मालिकाना हक मेरे पास है, और ये क्रिमिनल ट्रेसपासिंग का केस उसमें दर्ज हो सकता है। और अगर ये दावा वापस चाहते हैं और सिविल रेमेडी भी अवेलेबल है, ये कोर्ट में जाके पोजीशन को लेने के लिए दावा डाल सकते हैं। लेकिन सर, चूंकि फेक डॉक्यूमेंट्स किसी और ने बनाए हैं, आपके पास भी डॉक्यूमेंट, तो किसके डॉक्यूमेंट्स असली हैं, इसमें टाइम काफ़ी लंबा खिंच जाता है। तो इस पूरे टाइम पीरियड तक उस प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप होगी वो किसके पास रहेगी? ये तो देखिए, जब आप कोर्ट में दावा डालेंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी होंगे वो लगाने होंगे, और कोर्ट उसमें एक इंटरिम एप्लीकेशन पर ऑर्डर कर सकती है प्राइमा फेसाई जिसके पास भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगेंगे, जो भी कोर्ट को प्राइमा फेसाई लगेगा उसके बेसिस पे उनको वहां रहने का स्टे जो होता है वो दे सकती है कोर्ट। और अल्टीमेटली जब फाइनली डिसाइड होगा तो जो जिसके पास ओरिजिनल और जेन्युइन डॉक्यूमेंट होंगे, ही विल गेट द पोजीशन, ही विल गेट द टाइटल। ठीक है सर, पटना से दीपक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। दीपक, अपनी बात आप रखिए। हेलो जी दीपक। हाँ सर जी, अपनी हेलो? बात। दीपक, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रखिए। सर मेरा जमीन है सर जो दनियामा में है, पटना जिला में जो है जी। तो सर वो जमीन का जो है जो गवर्नमेंट का रेट जो है सर, जो 4 लाख रुपये जो है प्रिंसिपल रोड का वैल्यू है, और वो सर जो जमीन जो है मेरे चौहद्दी में 60 दर्शाया हुआ भी है, लेकिन गवर्नमेंट इसको जो है 2.5 लाख रुपया जो है बुनियादी ग्रहण के अंतर्गत दे रहा है, तो उसमें हमको 2.5 लाख रुपया प्रति कट्ठा दे रहा है सर। ठीक है सर। हेलो? जी दीपक, आपकी आवाज मैं सुन पा रहा हूँ कि बात मैंने समझी है, क्योंकि जी जो बात है ये दीपक की मैंने समझी है वो ये है कि इनकी लैंड की जो एक्वायर किया जा रहा है, एक्वायर करने का रेट मार्केट रेट से बेहद कम है। जो एक्वायर करने के लिए रेट गवर्नमेंट तय करती है उसका बाकायदा नोटिफिकेशन होता है, और उस नोटिफिकेशन के तहत ही वो एक्वायरमेंट होता है। वो आउटलाइंस भी उसकी उसी में तय होती हैं और मुआवजा भी क्या दिया जाएगा। लेकिन अगर ये उससे डिससेटिस्फाइड हैं तो ये कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं कि ये रेट बहुत कम है और इसका सही और उपयुक्त मुआवजा दिया जाए, तो उस पर कोर्ट डिसाइड करेगी कि इन्हें कितना मुआवजा मिलना चाहिए। तो लेकिन सर, पिटीशन किन धारा में डाल सकते हैं? इसके दावा डालने के लिए कोई ये जो मुआवजे का है ये लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर ये डालेंगे, तो उसमें इनको रिलीफ जरूर मिलेगा। अगर मुआवजा बहुत कम है या उसके नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है, जो वहाँ लैंड है, आसपास की लैंड है, उसके हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, तो वो उसके हिसाब से कोर्ट कर देगी। ठीक है दीपक, मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर सहायता आपको मिली है, और अगर आगे कोई दिक्कत आती है तो हम आपके साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोग जुड़ने के लिए। सर, एक तो हमने कब्जे की बात की, अगर फेक डॉक्यूमेंट के जरिए अगर कब्जा कर लिया जाता है, और अगर कोई असामाजिक तत्वों के सहारे या कुछ लोग बदमाश प्रवृत्ति के लोग अगर वहाँ आपकी प्रॉपर्टी में आकर बैठ जाते हैं, चार दीवारी वहाँ की कर लेते हैं, प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर आप क्या करें? ऐसी परिस्थिति में तुरंत एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल ट्रेसपास का केस उनके अगेंस्ट दर्ज हो जाएगा।
पुलिस वहां आके उस जगह को खाली कराएगी, जो कब्जाधारी पहले है, जो ओनर है, उसको कब्जा दिलाएगी और उनके खिलाफ केस बन जाएगा क्रिमिनल ट्रेसपासिंग का इंडियन पेनल कोड के तहत। ठीक है सर, जब हम प्रॉपर्टी खरीदने की बात करते हैं तो क्या ये ज़रूरी होता है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले एक वकील के पास, एक लीगल एडवाइज़र के पास हम लोग जाएं, या फिर सब रजिस्ट्रार के यहाँ जो वेरिफिकेशन होती है वो बहुत होती है चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए? देखिए, सब रजिस्ट्रार के यहाँ जो डीड राइटर अगर आप देखें या जो भी वहाँ पे काम करने वाले हैं, दे आर लीस्ट कंसर्न विद द फैक्ट कि प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट है, टाइटल में कोई डिफेक्ट है। उनका काम है रजिस्ट्री के लिए परसुएशन करना। तो मैंने फिर ये सलाह देना चाहता हूँ कि एक लीगल एक्सपर्ट से अगर सलाह ली जाएगी और उसको प्रॉपर उसकी गाइडेंस में किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके ये रिपोर्ट एक तैयार करके दे देंगे और वो रिपोर्ट ऑथेंटिकेटेड राइटिंग में वो रिपोर्ट दे देंगे कि ये चेन है जिसके तहत ये इनके ओनर प्रीवियस ओनर थे और उनके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी एट द टाइम ऑफ सेल डीड परचेजर को ले लेने चाहिए, वो भी उसके बेनिफिट के लिए। ठीक है, इस वक्त सर राजस्थान से बाबू सिंह हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। बाबू सिंह जी, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी जी, मेरे एक लड़के का रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, 2 साल हो गए। बाबू सिंह, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंची, अपनी बात जरा दोहराइए आप एक बार। रेलवे एक्सीडेंट हुआ था जी, 2 साल हो गए। हमारे यहाँ कौन से कोर्ट में ये केस करना पड़ेगा? ठीक है सर, आपकी बात जहाँ तक मैं समझ पाऊँ कि आपका एक्सीडेंट हो गया था 2 साल पहले, अब आप उस बार मामले में केस दर्ज कराना चाहते हैं? हाँ जी, मैं केस कराना चाहता हूँ। यहाँ हमारे पास आजू बाजू में रेलवे कोई केस नहीं करता है, तो फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है योगेश जी, रेलवे कर सकता हूँ मैं। रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल होता है, प्रिंसिपल बेंच उसकी दिल्ली में है, बाकी स्टेट्स में भी रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल है। उसके अंदर ये पिटीशन डाल सकते हैं। एक्सीडेंट अगर हुआ है और उसमें ये बोनाफाइड पैसेंजर था इनका लड़का, तो उसमें मुआवजा इन्हें मिल सकता है। लेकिन सर सेक्शन 16 ऑफ रेलवे क्लेम्स एक्ट की है, उसके तहत ये डाल सकते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, लेकिन 2 साल का वक्त सर बता रहे हैं कि 2 साल पहले ये चीज हुई थी, तो इतना लेट अगर कार्रवाई होती तो क्या इनका केस स्ट्रांग रहेगा? देखिए, इन्हें लिमिटेशन के लिए अलग से एप्लीकेशन लगानी होगी। ये कहना होगा कि इतनी देर क्यों हो गई इन्हें, तो वो अगर जस्टिफाइड होगा, कोर्ट उसे मुनासिब समझेगी तो डिले कंडोन करेगी और उसके बाद फिर मैरिट्स पर केस चलेगा और उसमें फिर इस बात की कोई बात नहीं रहेगी। ठीक है सर, इस वक्त सर दिल्ली से धर्मवीर हमारे दर्शक पर जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, अपनी बात आप रखिए। जी सर, मैं धर्मवीर बोल रहा हूँ सर। मेरा बंटवारा हुआ था जी, और 4 हिस्सों में प्रॉपर्टी को बांटा गया था और ये सीओ बंटवारा हुआ था सर। और सीओ बंटवारा में सर 2 ही आदमी साइन किए थे और 2 आदमी साइन नहीं किए थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वैलिड है या नहीं है। ठीक है सर, क्या वैधता इसकी रहेगी योगेश जी? अगर ये फैमिली सेटलमेंट है और इसमें इनका बंटवारा आपसी समझौते से और सहमति से हुआ है तो इसकी वैल्यू है और ये इसको इसके आधार पर अपना बंटवारे को आगे चला सकते हैं, उसी के हिसाब से प्रॉपर्टी को रख सकते हैं। 4 हिस्सों में बंटवारा हुआ था, 2 लोगों के साइन हैं उस डॉक्यूमेंट पे, 2 के साइन नहीं है, तो क्या वो मान्य होगा? फिर ये एनफोर्सेबल नहीं है। जिन 2 लोगों के साइन उसमें नहीं है, उनके ऊपर ये बंटवारा बाइंडिंग नहीं है। वो ये कह सकते हैं कि हम इसके लिए कभी राजी नहीं हुए थे, सिर्फ ये उन 2 पर ही बाध्यकारी है, उन 2 पर ही बाइंडिंग है जिन्होंने साइन किए थे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं सर कि बेहतर सहायता आपको मिली है। सर योगेश जी, मैं एक चर्चा के आखिरी दौर में एक समझना चाहूँगा कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं अगर मैं प्रॉपर्टी खरीदने जाता हूँ, तो किस स्टेप वाइज आप मुझे पॉइंट बताइए कि भाई आपको यहाँ पर ये परेशानी हो सकती है, आपको ये यहाँ पर सावधानी रखनी होगी। बड़ी अच्छी बात आपने पूछी आनंद जी। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी का टाइटल पता करना चाहिए कि प्रॉपर्टी जो बेचने वाला है उसके नाम में है या नहीं। उसके लिए ही मैंने लीगल ओपिनियन की बात कही थी जी। दूसरा ये है कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, उस प्रॉपर्टी का जो स्टाम्प ड्यूटी है उसके हिसाब से वो देनी होगी, वो पता करना होगा। साथ में ये भी पता करना होगा कि सभी प्रकार के भार से मुक्त है वो प्रॉपर्टी। तो इस बात की हम लिखित में तस्दीक उससे ले सकते हैं, राइटिंग में इसमें सेल डीड में भी ये बात इनकॉर्पोरेट की जा सकती है जी। साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन तो नहीं लिया गया,
अगर लोन लिया गया है तो किसी भी बैंक के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं, क्योंकि सभी बैंक सिविल से जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी बैंक से लोन लिया गया है तो उस कंडीशन में ये पता लग जाएगा कि ये बैंक से लोन लिया गया है इस पर। और किसी के भार जैसे वाटर टैक्स, बिजली, ये सब जो भी हैं इन सबको पहले पता कर लेना चाहिए ताकि बाद में कोई विवाद ना हो और टाइटल और वो सब कुछ क्लियर रहे। ठीक है। इस वक्त जम्मू से ज्योति प्रकाश हमारे दर्शकों से जुड़ चुके हैं। ज्योति, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? ज्योति, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? नमस्कार सर। जी ज्योति, अपनी बात रखिए आप। सर, हमने एक लेटर भेजा था आपके चैनल पे और उसमें सब कुछ हमने दरखास्त डाला था उसमें, और हमारा 1947 का कब्जा है जमीन पे। तो उसमें ये एक जमीन 6 बंदे के नाम पे होगी और हम इधर पुलिस के पास जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो बाकी बंदा पैसे थे। आप हम तक, ज्योति प्रकाश, आप हम तक डॉक्यूमेंट क्या आपने भेज चुके हैं? सर, आपके चैनल पे भेजे हुए हैं हम। ठीक है सर, उन चीज के ऊपर जैसे डॉक्यूमेंट आपके हम तक पहुंचते हैं उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करके आपको बेहतर सहायता उस बारे में जरूर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए, बेहतर इसको बनाने के लिए। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को कानूनी सहायता मिले, और कोशिश हमारी यही है कि आपको निःशुल्क और बेहतर सहायता हम हर तरीके से पहुंचा पाए। नमस्कार।